हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो रेलवे NTPC जीके का जो सीरीज हमारा सेट वाइज जो चल रहा था उसका आज 15वां वीडियो है। तो 15वां वीडियो आज हमारा 7 अप्रैल 2021 के 3 से 4:30 बजे तक जो एग्जाम हुआ था NTPC का, उससे निकाले गए जितने भी जीके के सवाल हैं। 40 क्वेश्चन आपके जीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन में जितने भी रिलेवेंट है इसमें से आपका लगभग 38 क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो इन सवालों का चलिए विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो चैनल में नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं और एक लाइक करें और वीडियो देखते जाएं और लाभान्वित हों। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है, और अगर आप नए हैं तो नोट डाउन करें या फिर लिखें। जरूर आप कलम कॉपी के साथ वीडियो देखें, तभी आपको ज़्यादा फायदा और महसूस हो पाएगा। सवाल जो हमारा पहला है वो क्या है, सवाल देखें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को, यानी कोई भी काम करने वाले कर्मचारियों को कितना पेंशन दिया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करके रखेगा, यानी उससे जुड़ा हुआ रहेगा, 60 साल के बाद उसे कितना पेंशन मिलेगा यह पूछा गया है। 3,000, 4,000, 5,000, 2,000। तो मासिक पेंशन जो उसे दिया जाएगा वो आपका महीने का 3,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसके लिए लेकिन पर मंथ आपको या पर ईयर आपको कुछ देना पड़ेगा 60 साल तक। अगर आप अभी 18 साल के हैं या 30 साल या 40 साल के, तो आपको कुछ प्रीमियम राशि देना पड़ेगा, तब जाके आप 60 साल के बाद इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी किस चीज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। चांदी, पन्ना, कोयला, सिलिकॉन। तो किस चीज के खदान के लिए छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी प्रसिद्ध है। तो सही जवाब है कोयला। तो हसदेव घाटी किससे संबंधित है, तो जवाब क्या है आपका कोयला। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। यानी किसने राजी किया कि महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल किया जाए। कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला नेहरू या सरोजनी नायडू। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को राजी किया कि इस आंदोलन जो है नमक आंदोलन, इसे केवल महिलाओं तक, पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। तो वो महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। और नमक आंदोलन कब चलाया गया, तो ये चलाया गया आपका 1930 में। ये नमक सत्याग्रह दांडी मार्च जिसे बोलते हैं, और इससे शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 रॉकेट द्वारा कहाँ के अमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। हालांकि यह बात 2021 का है, 21 में पूछा गया है, लेकिन ये सवाल अब तक रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ये अमेजोनिया दूसरे देश का उपग्रह था, इस वजह से। तो पेरू, ब्राजील, श्रीलंका या अर्जेंटीना, तो कहाँ के उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो सही जवाब है ब्राजील। आपको याद रखने के लिए अमेजन जो जंगल है वो आपका कहाँ है, तो वो आपका ब्राजील में है। तो अमेजोनिया भी कहाँ से ताल्लुक रखता है, तो वो भी आपका ब्राजील से ताल्लुक रखता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़। तो सहायक संधि प्रणाली 1798 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया एक अंग्रेजों का एक ऐसा कानून था जिसके तहत अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया कि अगर आप भारतीय राजा हैं तो आपको अंग्रेजों का मदद करना ही पड़ेगा, सहायता करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो आप पर हमला किया जाएगा। तो इसे स्वीकार करने वाला भारत का पहला राजा कौन, ये पूछा गया है। तो सही जवाब आपका है हैदराबाद का निजाम। यहाँ बात यह है कि पहला राजा के रूप में पूछा गया है, बाकी और भी बहुत सारे राजाओं ने इसे स्वीकार किया गया था। तो सबसे पहले हैदराबाद का निजाम ने इसे स्वीकार किया, और टीपू सुल्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए टीपू सुल्तान के साथ युद्ध लड़ा दिया अंग्रेजों का। अगला प्रश्न, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो मौसम के पहले जानकारी के लिए मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल ग्लोबल मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है, यानी वेदर फोरकास्ट। अगला प्रश्न, UNO के पहले महासचिव कौन थे, जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे। तो UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। तो कर्ट वाल्डहैम, ये तो चौथे थे। विंस्टन चर्चिल, बुतरस घाली या डैग हैमर्सजोल्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा बुतरस घाली। ये
पहले ऐसे महासचिव थे जो अफ्रीका से संबंधित थे, और ऐसे पहले महासचिव तो रिगवेली थे, लेकिन अफ्रीका के पहले बुतरस बुतरस घाली जो कि मिस्र के थे। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? पास्कल, फैराड, हेनरी या वेबर? तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गिनती की बात की गई है। तो इसका इकाई क्या है? तो इसका इकाई है आपका वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है जिसे WB से डिनोट किया जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स जो है उसे B से डिनोट करते हैं, जो कि एक वेक्टर राशि है, इसीलिए B के ऊपर तीर का निशान है। अगला प्रश्न, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया? 1990, 1977, 1995, 1980। तो कब ऐसा हुआ कि विकासशील देशों में गरीबी कम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास किया गया और IFAD का गठन किया गया? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका है 1977। तो 1977 में किसका स्थापना हुआ है? तो IFAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, रॉलेट एक्ट विरोध के दौरान, 1919 से 22 के पहले असहयोग आंदोलन के दौरान। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका है बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह तो आपका हुआ है 1916 में, और ये बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ है 1905 में, और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ है। रॉलेट एक्ट का विरोध आपका कब हुआ है? 1919 में, और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्ट्स के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? ओलिगोपोलिस्ट क्या होता है? बहुत सारे देशों का एक समूह जो काम करता है उसे ओलिगोपोलिस्ट कहा जाता है। WHO, यूनेस्को, UNO या ओपेक। और ये भी ओलिगोपोलिस्ट ऐसा क्यों, इसे भी आपको बताते हैं तुरंत। इसका सही जवाब पहले देख ले। सही जवाब इसका है ओपेक। यहाँ क्या होता है? ओलिगोपोलिस्ट ऐसे देशों का समूह होता है जिनमें से जितने देश इसमें शामिल होते हैं वे देश अपना एक मोनोपोली यानी एकाधिकार रखते हैं। अब एकाधिकार में तो एक ही उत्पादक होगा, लेकिन ऐसा एकाधिकार जिसमें से एक समूह एक विशेष संगठन का काम करता है और वो एकाधिकार बना के मार्केट में अपना कब्जा बनाए रखता है। तो ओपेक जो है वो क्या है? ओपेक एक ओलिगोपोलिस्ट है, और ये पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका पूरा नाम भी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका जो मुख्यालय है वो आपका ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में है। हालांकि ऑस्ट्रिया इसका सदस्य देश नहीं है। अब बात यह है कि ये करते क्या है? तो जितने भी देश हैं ये सभी मिल के पेट्रोल का दाम को, पेट्रोल का जो दाम है उसे वैश्विक स्तर पर नियंत्रित करते हैं। यही है ओपेक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों का संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? कारा, मांस, रिक्सिया या मार्सिलिया? यानी किस पौधे में संवहन ऊतक होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतक होते हैं? यही आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब मार्सिलिया है। बाकी जो पौधे हैं वे इतने विकसित नहीं हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम ये इसमें हो, ये इतने विकसित नहीं है। केवल इसमें आपका है, इसमें आपका जाइलम फ्लोएम है, ये सब में जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्द समूह के साथ संगत है और बाकी अलग होना चाहिए। भिलाई, बोकारो, भिलाई, राउरकेला। तो इसमें से क्या संबंधित है? बड़ौदा, कानपुर, लखनऊ या दुर्गापुर? तो देखिए इनमें क्या समानता है वो पहले तलाश कीजिए। तो बोकारो, भिलाई, राउरकेला सब है स्टील सिटी। तो यहाँ आप तलाशिए कि यहाँ में से स्टील सिटी कौन है इस्पात उत्पादन में। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? दुर्गापुर। और ये दुर्गापुर कहाँ है? ये दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्टील सिटी है। और ये बाकी जो बोकारो, भिलाई और राउरकेला, ये सभी, बोकारो आपका झारखंड में, भिलाई आपका MP छत्तीसगढ़, और ये आपका जो राउरकेला है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। तो इस प्रकार ये सभी स्टील सिटी हैं। अगला सवाल, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमाचल सह्याद्री शिवालिक, हिमाद्री और शिवालिक, हिमाद्री विंध्य और शिवालिक, सतपुड़ा सह्याद्री और हिमाद्री।
तो इसमें तो सह्याद्री और सतपुड़ा नहीं आएगा, विंध्य भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में आप देखिए, सह्याद्री महाराष्ट्र में है तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक ये आपका ठीक है, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक। यहाँ आप जानिएगा बाकी लोकेशन में तो आपका जैसे सतपुड़ा आपका एमपी में आपका पड़ता है, सह्याद्री आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो सह्याद्री जहाँ है वो आप काट दीजिए। तो सह्याद्री, विंध्य आपका एमपी में पड़ता है तो विंध्य भी आपका कट गया, ये सतपुड़ा भी आपका कटा, सह्याद्री भी कटा, था आपका केवल एक ही सही होगा। तो इस प्रकार आपका जो सही जवाब है वो आपका क्या है, वो आपका ऑप्शन 2 है। अगला प्रश्न, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? और आपके पास ऑप्शन है आगरा कैंट, आनंद विहार, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन। तो हजरत निजामुद्दीन क्या है? हजरत निजामुद्दीन एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली है, दिल्ली में स्थित एक स्टेशन है। तो गतिमान एक्सप्रेस एमपी में, यूपी में स्थित जो झांसी है, झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। दोनों स्टेशन का नाम है। अगला प्रश्न, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। तो बीज गणित के क्षेत्र में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण महान वैज्ञानिक का नाम क्या है? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का शून्य का खोज करने का श्रेय भी इनको जाता है। तो शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? परिचकली। ऑप्शन है आपके पास लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो परिचकली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही जवाब जो इसका है वो आपका क्या है? तो सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो एक फेमस लोक नृत्य है उसे कहा जाता है परिचकली। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? न्यायिक समीक्षा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना। तो किसे संशोधित नहीं किया जा सकता ये आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे कह दिया है, जिसे समीक्षा करके कह दिया है जिस बात को, उसे आप संशोधित नहीं कर सकते। संशोधित करने के लिए संविधान में आप जो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है उसे आप कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसका 1973 में जिसका प्रतिपादन किया गया है, उससे हट के जो चीज है उसे आप संशोधन कर सकते हैं। तो न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, यानी इसका संशोधन आप नहीं कर सकते, बाकी संविधान के बाकी भागों में संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार के विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। गोविंद बिहारी लाल, सिद्धार्थ मुखर्जी, गीतानंद झुंपा लाहिड़ी। तो पुलित्जर पुरस्कार के पहले भारतीय विजेता कौन है? तो गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता हैं। अगला प्रश्न, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? कैनरा, पंजाब नेशनल, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको पता है कि 2020 में बैंकों की संख्या 21 से 12 कर दी गई, 2-1 से 1-2, यानी बैंकों का विलय हुआ। और प्रोजेक्ट है कि बैंकों का विलय 12 से भी 5 करके बड़े बैंक बनाए जाएं। तो इस दौरान जो पहला विलय जो हुआ था वो हुआ था विजया बैंक और देना बैंक। इसीलिए यह सवाल रेलवे के एग्जाम में 5 बार से ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस बैंक में हुआ इन दोनों बैंकों का विलय? तो सही जवाब है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 300A के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार सामान्य विधिक अधिकार के रूप में बदल दिया गया? 42वां, 44वां, 46वां या 40वां? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन। क्या है कहानी, शुरू से आप जानिए। जो हमारे भारत का संविधान का भाग 3 है, भारत का संविधान का भाग 3 है, जिसमें से आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, इसमें शामिल किया गया है दक्षिण अमेरिका से मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार कितने थे? तो मौलिक अधिकार 7 थे। 7 में आपके 7 अधिकार आप जानिए। 7 में आपका जो पहला अधिकार था वो आपका समता का अधिकार, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक आज़ादी, और उसके बाद फिर सांस्कृतिक सामाजिक, और फिर संवैधानिक उपचार, और एक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। तो इन सभी अधिकारों को तो रहने दिया गया, लेकिन 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और उसे सामान्य विधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया।
तो ये रहा आपका मौलिक अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात, केरल, उड़ीसा या राजस्थान। तो जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अब क्लू आपके लिए कि कच्छ कहाँ स्थित है, तो सही जवाब कच्छ गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के कच्छ में भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील, न्यासा क्रेटर या टांगानिका। तो इसका सही जवाब जो आपका है वो आपका है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अब कहिएगा कि ये झील कहाँ है, तो ये झील रूस के साइबेरिया प्रांत में है। तो रूस के साइबेरिया प्रांत में स्थित यह झील विश्व की सबसे लंबी झील है और विश्व की सबसे गहरी झील है, जो लगभग 1900 मीटर यानी लगभग 2 किलोमीटर गहरी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील, विश्व की सबसे गहरी झील और आयतन के अनुसार यानी पानी की मात्रा के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी बैकाल झील मानी जाती है। पानी का मात्रा, यहाँ वर्ड गौर कीजिएगा, ऐसे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, लेकिन पानी का मात्रा चूंकि ज्यादा गहरा है इसलिए बैकाल है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? वायुमंडल के नीचे, स्थल मंडल के नीचे, स्थल मंडल के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर। तो दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब इसका क्या है, स्थल मंडल के नीचे। तो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के कई लेयर्स हैं। तो कई लेयर्स में जो सबसे ऊपरी परत है वो भूपर पट्टी। भूपर पट्टी में जो स्थल मंडल के नीचे का जो है, स्थल मंडल के नीचे का 200 किलोमीटर के अंदर का जो जगह है वो आपका जो पड़ता है आपका मेंटल में, तो वो जगह को क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। वही दुर्बलता मंडल में प्लेटें खिसक रही हैं और इसी की वजह से भूकंप वगैरह आता है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी, सिंगापुर, जकार्ता या जेद्दा। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या है, वो आपका अबू धाबी है। तो अबू धाबी कहाँ है? यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात में स्थित है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित थी? भानु प्रताप सिंह समिति, चरण सिंह समिति, यशपाल समिति, राममूर्ति समिति। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो आपका क्या होगा, वो भानु प्रताप सिंह समिति का संबंध कृषि नीति और कार्यक्रमों से संबंधित थे। तो समितियों से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे सवाल। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ यानी सबसे घना पदार्थ कौन सा है? ऑस्मियम, प्लेटिनम, तांबा या इस्पात। तो सबसे घना पदार्थ इनमें से अगर देखा जाए तो वो है आपका ऑस्मियम। और ऐसे सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाता तो वो आपका हीरा होता। और धातुओं में सबसे ज्यादा सघन कौन है? ऑस्मियम। अगला प्रश्न, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन है? तो विस्थापन 2 प्रकार से होता है कोई भी तरंग का। एक आपका होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ आपका ऐसे ऐसे होता है और अनुदैर्ध्य में आपका एक बार गाढ़ा और एक बार फीका, एक बार फीका एक बार गाढ़ा, ऐसे आपका होता है। यानी तरंग अगर आगे पीछे गति कर रहे हैं तो अनुदैर्ध्य और ऊपर नीचे गति कर रहे हैं तो अनुप्रस्थ। तो भूकंप का कौन सा तरंग अनुप्रस्थ है? तो पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे या रैली सतही तरंगे। तो इसका सही जवाब है एस तरंगे, यानी सरफेस वेव्स जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब ये ऊपर नीचे गति करते हुए जाते हैं इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं और तबाही मचाते हैं। अगला प्रश्न, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र, सांख्यिकी से संबंधित है। अच्छा, ये सवाल तो शायद गलती से शामिल कर दिया गया है, ये आपका गणित का सवाल है। तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है माध्यिका, समांतर माध्य, माध्यम से बहुलक या माध्यिका बहुलक माध्य, सभी ज्ञात करने के लिए। तो ये आपका गणित का सवाल गलती से शामिल कर लिया गया, कोई बात नहीं। तो इसका जो बहुलक ज्ञात करने के लिए हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रतिमाह तक के सकल वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो कौन से राज्य सरकार ने 2021 में 50,000 तक का नौकरी को 75% आरक्षण? यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो यह अपने अडिग फैसले और इस प्रकार के थोड़े अजीब फैसले के लिए यह सवाल शामिल किया गया है, क्योंकि जब भी ऐसे फैसले किसी राज्य के द्वारा किए जाते हैं तो ऐसा सवाल पूछता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, हरियाणा। हरियाणा जो है वो 50,000 तक का नौकरी में स्थानीय को ही नौकरी देगा 75%, बाकी 25% बाहर आ सकते हैं। अगला सवाल, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने
और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी। महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उसके बाद अपने राजनीतिक गुरु से मिले। अब राजनीतिक गुरु ने ब्रिटिश भारत, यानी तत्काल तो उस दौरान ब्रिटिशों का भारत था, तो उस भारत में घूमने की सलाह दी ताकि महात्मा गांधी को पता चले कि देश का हालत क्या है, तब जाके कुछ कर सके। तो वो व्यक्ति कौन है, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब आपका क्या है, वो गोपाल कृष्ण गोखले, यही थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अगला सवाल, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के स्पीकर? बलराम भगत, अनंत सियानम अयंगर, बलराम जाखड़, के एस हेगड़े। तो पहली लोकसभा का तो आपका जीवी मावलंकर, लेकिन यहाँ दूसरा का पूछा गया है। तो सही जवाब आपका क्या है, अनंत शयनम आयंगर। ये दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी है? विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो आपका कहाँ है, अमृतसर में है। मोहम्मद इकबाल, हजरत मियां मीर जी, अशरफ अली थानवी या महमूदुल हसन। तो स्वर्ण मंदिर का आधारशिला किसने रखा है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब आपका इसमें हो जाएगा, वो जवाब है हजरत मियां मीर। तो हजरत मियां मीर का संबंध कहाँ से है, यह भी पूछा जाता है। तो पंजाब से है। तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियां मीर के द्वारा रखी गई है। अगला सवाल, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरैक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो चलिए तलाश करते हैं। तो सही जवाब आपका पहला ऑप्शन है। इसका मतलब ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये है ENIAC का पूरा नाम। यह सामान्य यूज के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला सवाल, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम, चाय, चावल या गेहूं। तो किस चीज का खेती वहां ज्यादा किया जाता है? तो जो इनमें से अलग है वही आपका हो सकता है। इनमें से अलग आपका अफीम है। तो अफीम की खेती के लिए अफगानिस्तान का प्रांत हेलमंद प्रसिद्ध है। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी का जो उम्मीदवार थे उसे वे हरा दिए। तो हराने के बाद, हालांकि महात्मा गांधी का जो उम्मीदवार थे उनको हराने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे के कांग्रेस से निकल गए। तो कौन थे वो उम्मीदवार, वे सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, लाल बहादुर शास्त्री, पट्टाभी सितारमैया या सरदार वल्लभ भाई पटेल या एस राधाकृष्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पट्टाभी सितारमैया। तो पट्टाभी सितारमैया जो हैं, इन्हीं को हराया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसके बाद आपको बताएं कि 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और उसके बाद कांग्रेस से निकल गए और चले गए सिंगापुर। और सिंगापुर में 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उस दौरान ही रेडियो में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। अगला सवाल, रोम किससे बनी होती है? प्रकाश वैद्युत सेल, मैग्नेटिक टेप, अर्धचालक या एकीकृत परिपथ यानी IC इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका जो सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC से बना होता है रोम। रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर का एक मेमोरी का प्रकार है। तो ये रहा आपका 37 क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम लोग 40 में आज हमने किया 37 क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, और 37 में आपका कितना सही हो पाया ये भी आप जरूर कमेंट करें। जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट तो जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।